थोड़ी देर में तनु ने अपनी आंखें खोली। वो अपने आप से बोली, ऐसा कोई करता है क्या? ये तो एक दिन मेरी जान ही ले लेंगे। वो भी उठकर बैठ गई। उसने इधर उधर देखा, उसे तेज कहीं नहीं दिखाई दिया। फिर अभी थोड़ी देर पहले जो भी कुछ हुआ वो उसे सोचकर मुस्कुरा दी। वो भी अपने ख्यालों में गुम थी। तभी उसे दरवाजे के पास आहट आई। उसने अपनी मुस्कुराहट को बहुत जल्दी छुपा दिया। तेज हाथों में 2 ग्लास चॉकलेट शेक लेकर वहां आया था। एक ग्लास उसने धीरे से तनु की तरफ बढ़ा दिया। एक ग्लास से खुद पीते हुए उसने कहा, अब ऐसे ही घूरती मत रहो, अभी तो भूख लग रही थी। लो चॉकलेट बनाना शेक पियो। तनु धीरे धीरे शेक को पी रही थी। तेज अभी भी मुस्कुराकर तनु को देख रहा था। तनु ने एक नजर उसे देखा तो मुस्कुराकर अपनी नजरें नीचे कर ली। तेज ने तनु के ग्लास को लेते हुए धीरे से कहा, अब यदि मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें शिल्पा के पास छोड़ाऊंगा। अब चैन से बैठना और मुझे काम करने देना। वो बेड की तरफ वापस जाने लगा तो तनु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सीने से लगते हुए कहा, सुबह के लिए सॉरी, मुझे अपना ध्यान रखना था। पर पता नहीं, जब मैंने देखा कि वो आदमी शोभा जी पर निशाना तान रहा था तो मुझसे रुका नहीं गया। मैं उन्हें आवाज लगाकर भागने के लिए कहना चाहती थी, पर जाने कैसे आवाज ही नहीं निकली। जानती हूं आप बहुत नाराज हुए होंगे, पर सच मैंने अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। तेज ने उसे अपने आप से दूर किया और उसके चेहरे को उठाते हुए कहा, तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो। बहुत प्यार करने लगा हूं मैं तुमसे। मैं ही लेकर गया था तुम्हें मंदिर। यदि आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। तेज ने प्यार से तनु के होठों को छू लिया। तनु ने भी तेज की आंखों में देखकर कहा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं। आई लव यू तेज। तेज ने भी उसे मुस्कुराकर आई लव यू टू ये कहा और उसे अपने गले से लगा लिया। उधर विक्रम अपने केबिन में बैठा था। आज 15 दिन से ज्यादा हो गए थे और प्रोजेक्ट का काम अभी तक चालू नहीं हुआ था। विक्रम को बहुत घबराहट हो रही थी। वहां की महिलाएं भी सीरियस नहीं थी। विक्रम ने अपने मन में कहा, तेज ने तो कहा था आज एक मैनेजर आ जाएगी। सुबह से उसका वेट कर रहा हूं, पता नहीं कहाँ है वो। महिलाओं से काम करा भी पाएगी कि नहीं। ऐसा ना हो कि वो भी इन महिलाओं जैसी हो। फिर उसने चंदन को आवाज लगाकर अपने लिए मसाला चाय लाने को कहा। चंदन उसके लिए चाय ले आया था, वो भी उसकी फेवरेट टपरी वाले के यहाँ से। विक्रम ने चाय पीते हुए सोचा, अब ये डैड यहाँ तो आ गए हैं, पर पता नहीं अपने साथ सफेद बिल्ली क्यों लेकर आए हैं। कितनी बार कहा है मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पर मानते ही नहीं है। और वैसे भी वो लड़की कहीं से भी मेरे तो क्या किसी के भी लायक नहीं लगती है। वो देखने में सुंदर है, पर मैं जानता हूँ वो एक नंबर की धोखेबाज होगी। और ये उसकी शक्ल पर भी लिखा है। कोई बेवकूफी होगा जो उसके प्यार में पड़ेगा और उससे शादी करेगा। प्रीति भी रिजॉर्ट आ चुकी थी। उसे रास्ते को बहुत ध्यान से देखा। सभी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनमें बर्फ की हल्की परत दिखाई देती थी। खुशनुमा मौसम जो किसी भी आदमी को अपनी तरफ खींच ले। ये सारा उसने काठ गोदाम में महसूस किया। वहां आकर उसने गहरी गहरी सांसें ली, जैसे पूरा काठ गोदाम अपने जहन में बसाना चाहती हो। वो अभी मन में सोच ही रही थी कि यहाँ वो अपनी आजादी को किस तरह जिएगी कि उसका फोन घनघनाया। उसने देखा घर से कॉल है। उसे फौरन कॉल उठाया। वहां से गुरप्रीत जी बोले, कैसी है पुत्र, ठीक ठाक पहुंच गई ना? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? प्रीति ने झल्लाकर कहा, हाँ पहुंच गई हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। अभी जस्ट पहुंची, हाथ भी नहीं धोए, कपड़े भी नहीं बदले और आपका फोन आ गया। अरे मॉम, इतनी चिंता कौन करता है? तभी अंगद जी बोले, बेटा तुम्हारी माँ को तो बहुत चिंता थी, मैंने तो मना भी किया था, पर चलो अब फोन लगा ही लिया है तो बताओ तुम ठीक तो हो? प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पापा मैं ठीक हूँ। तभी राजवीर बोला, मुट्टू ठीक तो है ना? प्रीति भी लाड़ में बोली, भाई प्लीज, मैं बड़ी हो गई हूँ और मोटी भी नहीं हूँ, अब तो मुझे चिढ़ाना बंद करो। राजवीर ने हंसकर कहा, अच्छा जा जल्दी फ्रेश होकर ऑफिस जा, अरुण ले जाएगा और सभी जरूरी फाइल्स भी दे देगा। प्रीति ने हाँ में सर हिला दिया। उसने फोन रखा। कुछ देर उसने फोन को घुरा, फिर कहा, इतनी सुंदर जगह आकर काम कौन करता है? पर नहीं प्रीति, सब तुझे बार बार काम की याद दिलाएंगे, इसलिए काम तो तुझे करना ही पड़ेगा।
फिर वो जल्दी से फ्रेश हुई और अरुण के साथ आश्रम के लिए निकल गई। इधर विक्रम के घर सुधा पूरे घर को देखने निकल गई थी। उसने मन में सोचा, पता नहीं ये लोग मुझे कितनी कचरा जगह ले आए हैं, जहाँ कोई ढंग की घूमने की जगह भी नहीं है। कहते हैं यहाँ स्वर्ग का दरवाजा है, पर मुझे तो स्वर्ग कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ज्यादा अच्छी तो मैं कनाडा में थी, पर डैड को तो मेरी जरा भी चिंता नहीं है। मैं क्या चाहती हूँ उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, बस शादी शादी शादी। और लड़का भी बिल्कुल तैयार नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा तो वो कनाडा वाला बेवकूफ जो मेरी एक इशारे पर अपनी करोड़ों की दौलत लुटा सकता था। कुछ भी कहो दीदी के देवर, तुमसे ज्यादा हैंडसम तो मैंने कोई नहीं देखा, पर अफसोस मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। मेरे भी अपने सपने थे, इसीलिए तो शादी की रात भाग गई थी। पापा भी नाराज हैं, तभी तो डेनमार्क नहीं जाने दे रहे। लेकिन यदि शादी करनी है तो फिर तुम चलोगे। और फिर वो मंद मंद मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराते हुए मन में कहा, एक बार यहाँ से निकल जाऊं, फिर डैड को मना लूंगी कि मेरी शादी तेज से ही करा दे। वैसे जानती हूँ वो बेवकूफ अभी भी मेरा रास्ता देख रहा होगा। उधर तेज अभी ऑफिस का काम कर ही रहा था। उसने देखा अरुण का कॉल है। उसने फोन उठाकर हेलो कहा। वो काम कर रहा था, इसीलिए उसने अपने फोन को स्पीकर पे रखा। अरुण ने कहा, सर प्रीति मैडम यहाँ पहुंच गई हैं और अभी कुछ देर पहले ही मैंने उन्हें आश्रम छोड़ा है। सर आज आपकी मीटिंग थी मिस्टर काली के साथ, आप तो जानते हैं वो बात जरूरी है, क्या आप उनसे मिले? तेज को ध्यान ही नहीं था कि फोन से आने वाली आवाज तनु भी सुन रही है। काली का नाम सुनते ही तनु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तेज ने अपनी धुन में कहा, ओह मैं भूल ही गया था। वैसे आज सुबह से काफी परेशान रहा। दोपहर के 3 बज रहे हैं। उन्होंने मुझे 11 बजे आने को कहा था। एक काम करो, कल का अपॉइंटमेंट फिक्स करो, मैं उनसे कल मिलूंगा। अरुण ने आश्चर्य से कहा, सर आप जानते हैं ना वो कितने खतरनाक है, और आज आप उनसे नहीं मिले तो पता नहीं आगे का स्टेप उसका क्या होगा। अचानक ही तेज को ध्यान आया कि उसका फोन स्पीकर पे है और तनु भी सुन रही है, तो एक नजर उसने तनु के चेहरे पे डाली। जैसे ही उससे आंखें मिली, उसने तुरंत ही अपने मोबाइल को स्पीकर से हटा दिया और मोबाइल लेकर छत पर चला गया। आज भी छत परिजात के फूलों से बिखरी हुई थी। उन्हें देखकर ही तेज का दिल खुश हो गया, और जैसे ही अरुण का ध्यान आया, उसने कहा, अरुण कल की मीटिंग फिक्स करो। काली से कहना मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क था, इसलिए मैं नहीं मिल पाया। अरुण ने कहा, ठीक है सर, मैं फोन करके बताता हूँ। फिर फोन रखकर उसने कहा, तेज सर ऐसा कैसे भूल सकते हैं? आज तक उन्होंने कोई मीटिंग बेशक मिस नहीं की है, फिर आज कैसे भूल गए? तेज कॉल करके जैसे ही पलटा, उसने देखा तनु सामने खड़ी है। उसने आंखों के इशारों से पूछा, क्या हुआ? तनु ने कहा, ये काली कौन है? क्या ये वही आदमी है जिसने दिन रात आपको परेशान कर रखा है? तेज ने बात बदलते हुए कहा, अरे छोड़ो, वो तो कोई बिजनेस पर्सन है, तुम उस पर ध्यान मत दो। दोनों छत की शेड के पास खड़े थे। मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। कहने को तो दोपहर थी, पर बादलों ने जैसे धूप को रोक रखा था। परिजात के फूल अभी भी छत में बिखरे हुए थे, इनमें से कुछ मुरझा भी गए थे। तेज तनु का हाथ पकड़कर झूले पर ले आया। दोनों ही झूले पर बैठकर झूलने लगे। तनु ने तेज के कंधे पर सिर टिकाकर कहा, अब आपको अपने काम की याद नहीं आ रही? तेज ने कहा, याद है ना, पर बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। तभी तेज के पास एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसे फोन उठाकर हेलो कहा। वहां से किसी औरत की आवाज आई। उसे तेज को नमस्ते करके कहा, मैं शोभा बोल रही हूँ, वही जिसके मंदिर में आपकी पत्नी ने जान बचाई थी। तेज ने भी उन्हें नमस्ते कहा और पूछा, कैसी हैं आप? उन्होंने कहा, मैं तो अच्छी हूँ, पर चाहती हूँ शाम को आप खाने पर आएं। तेज ने एक नजर तनु को देखा, फिर उसने कहा, आज मुझे ऑफिस का बहुत काम है, यदि तनु आना चाहती हैं तो आप उनसे पूछ लो। तेज ने तनु को फोन दिया। तनु ने उनसे बात की। उनके अपनेपन की बातें सुनकर तनु मना ही नहीं कर पाई। फिर उसने कल आने को कहा तो शोभा ने कहा वो कल शाम को उसे लेने आ जाएगी। फोन रखकर तनु ने तेज से कहा, आपने जाने से मना क्यों किया? तेज ने कहा, आज शाम को ही उसे कुछ जरूरी काम से दिल्ली से बाहर जाना है, शायद लौटने में समय लगेगा। तनु ने आश्चर्य से देखा तो तेज ने अपने कान पकड़ के कहा, सॉरी, मैं बताना भूल गया,
पर आज शाम को ही मैं निकल जाऊंगा। तुम वहां चले जाना। और हाँ, एक जरूरी बात, मैं जहां जा रहा हूं वहां नेटवर्क बहुत कम रहता है, इसीलिए कभी फोन ना लगे तो तुम घबराना मत। तनु ने मन में सोचा, ये दिल्ली के पास ऐसी कौन सी जगह है जहां नेटवर्क नहीं मिलता? तेज मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अरुण भी यहाँ नहीं है। क्या छुपा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है।